हेलो, वेलकम बैक। हम नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा था उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के भागों का अध्ययन कर लिया है। और उसके बाद हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक है कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो उनकी परिभाषा, उनकी प्रकृति, उनके प्रकार और ये सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम यहाँ पर ले रहे हैं। शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम कंप्यूटर का हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब है कि किसी भी कंप्यूटर में बाहर से जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जिनको छुआ जा सकता है, उन सभी चीज़ों को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जो ठोस रूप में आपके सामने दिखाई देते हैं या उपस्थित रहते हैं, उन्हीं को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर की परिभाषा के रूप में यदि देखें तो कंप्यूटर के अंदर या बाहर के वे भाग जिनको पृथक किया जा सकता है, अर्थात हम उसको खोल करके स्क्रू से अलग कर सकते हैं, तथा छुआ जा सकता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्ड का मतलब होता है कठोर और वेयर का मतलब उसके साथ में जुड़े हुए भागों को। वेयर वैसे पहनने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर को पहनने के लिए ठोस भाग हैं, उन्हीं भाग को हार्डवेयर कहा गया है। यह किस प्रकृति के होंगे? उसमें हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल भाग हैं, और इनके उदाहरण के रूप में यदि प्रदर्शित करें, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, लाइट पेन हार्डवेयर है, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर जो आता है हार्डवेयर है, सीपीयू खुद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क में हमने दोनों प्रकार की हार्ड डिस्क पढ़ी हैं, HDD और SSD। ये दोनों ही ठोस हैं और इसके हार्डवेयर का हिस्सा है। इसी तरीके से स्पीकर, मॉनिटर में LCD या LED, स्कैनर जिसमें फोटो स्कैन किया जाता है या डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, जॉयस्टिक, ये सभी इस कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं या हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इनके भागों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इन्हीं को हमने हार्डवेयर कहा है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें एक प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इसका नाम आपको ध्यान रखना है UPS। कई बार ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जबकि UPS का अर्थ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात जो घरों में पावर सप्लाई आ रही है, उस पावर सप्लाई और कंप्यूटर के CPU के बीच में हम एक UPS का उपयोग करते हैं, जो आने वाली पावर सप्लाई में किसी भी तरह का कोई भी फ्लक्चुएशन है या वेरिएशन है, उस वेरिएशन को नियंत्रित करके एक सम प्रकृति की विद्युत धारा को कंप्यूटर को पहुंचाता है, ताकि उसके सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो ये ध्यान रखना, CPU कंप्यूटर का माइंड है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट शामिल है, तथा UPS वास्तव में UPS का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात बाधा रहित पावर सप्लाई के लिए हम UPS का उपयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। तो UPS और CPU ये दोनों आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। अगर आ जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है, तो UPS और CPU दोनों दिए रहते हैं। कई बार कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि CPU अर्थात मस्तिष्क ऑफ कंप्यूटर है या कंप्यूटर का माइंड है, जबकि UPS केवल पावर सप्लाई को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रक्रिया में अगर हम देखें तो ये एक चित्र दिया हुआ है, जिसके अंदर कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर आपको दिखाए गए हैं। उनमें से कीबोर्ड है, माउस है, हेडफोन, प्रिंटर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये डेस्कटॉप या मॉनिटर और स्पीकर, ये सभी बाहर से देखे भी जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं, और इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि हम CPU के अंदर देखें, तो CPU के अंदर जितने भी हिस्से कल हमने अलग से पृथक चित्र के रूप में प्रदर्शित किए थे, उन सभी भागों को भी हम
हार्डवेयर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अगली प्रक्रिया में आप देखें, ये कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल मृदु, या जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोग्राम होते हैं उन्हीं प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं तो फेसबुक के लिए आपको फेसबुक को डाउनलोड करना पड़ता है, अर्थात उसके सॉफ्ट प्रोग्राम को हम उस मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें, तब भी जाकर के वह फेसबुक आपके उस या आपके मॉनिटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कह सकते हैं या मोबाइल के अंदर चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक के जो डाटा का समूह है उस समूह को ही हमने क्या नाम दिया है, सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को चलाने के लिए भी जो विभिन्न भाग काम में आते हैं उनको भी हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों और प्रोग्रामों का जो समूह है, निर्देश इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं और जो प्रोग्राम्स है उनका समूह ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये कंप्यूटर की भाषा का हिस्सा है, जिस रूप में कंप्यूटर हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को ये ग्रहण करने का काम और उनको वापस प्रेषित करने का काम करता है, उसी को नाम दिया गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसमें उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, विंडो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कभी आपने सुना होगा, मान लो कंप्यूटर करप्ट हो गया है, उसका विंडो खराब हो गया है, तो कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है। वापस उसको सिखाना पड़ता है कि कोई भी प्रक्रिया आपकी इसके साथ की जाए तो उसको कैसे संपन्न करना है। तो उसके लिए कंप्यूटर को समझाने के लिए जो प्रोसेस सूचनाओं के रूप में दिए जाते हैं, प्रोग्राम्स जो दिए जाते हैं, उन्हीं को हमने सॉफ्टवेयर कहा है। विंडो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। MS DOS, इसी तरीके से MS वर्ड, इसी तरीके से MS एक्सेल। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट से लिया गया है, बाकी ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वर्ड, जिसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं और फाइल्स बना करके उसमें कॉपी किया जा सकता है। एक्सेल टेबुलेशन का काम या टेबल के ऊपर जो संरचना करनी है, जो आप ग्राफ के रूप में या इसके अलावा आप किसी भी सूत्र के रूप में जो प्रक्रिया कर रहे हैं, फॉर्मूलेशन के रूप में कर रहे हैं, वो एक्सेल में संपन्न होती है। इसी तरीके से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब ये जो स्लाइड्स एक के बाद एक हम बना करके काम में ले रहे हैं, तो ये स्लाइडें बनाने का काम किसमें संपन्न होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर संपन्न होता है। और इसके अलावा विनजिप, किसी बड़ी फाइल को छोटी करने के लिए प्रोग्राम विनजिप का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से एडोब के अंदर सबसे कॉमन जो प्रोग्राम हम काम में लेते हैं वो एक्रोबेट। PDF फाइल्स को पढ़ने के लिए एडोब एक्रोबेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रोग्राम हैं, लेकिन ये एडोब एक्रोबेट भी उसके लिए काम आता है। एडोब में और कई हैं, फोटोशॉप भी आता है, एडोब पेज मेकर भी आता है। तो एडोब के साथ में कई तरह के अन्य प्रोग्राम भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे बड़े प्रकाशन के जितने भी कार्य हैं, या फिर जैसे अखबार छपता है तो अखबार की प्रिंटिंग वगैरह, या अखबार के अंदर जो अखबार लिखने की जो प्रक्रिया है वो पूरी पेज मेकर के अंदर, जो कि एडोब का पेज मेकर है, उसी के अंदर संपन्न की जाती है। इसी तरीके से एडोब का फोटोशॉप है, जिसके अंदर लिए गए फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना, या फोटो के अंदर कंट्रास्ट चेंज करना, या फोटो की प्रक्रिया को बदलना, या फिर मॉडल फोटोग्राफी के अंदर फोटो को चेंज करने की जो प्रोसेस है वो फोटोशॉप के अंदर की जाती है। तो ये सभी प्रोग्राम मिलकर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनको हम हाथ से छू नहीं सकते, कंप्यूटर में हाथ से पकड़ करके उनको पृथक नहीं किया जा सकता है। हमें किसी न किसी प्रक्रिया के थ्रू उनको कंप्यूटर को समझाने के लिए प्रोग्रामों के रूप में सॉफ्टवेयरों का उपयोग करना पड़ता है, और ये सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, इस चित्र के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इनमें से लगभग सॉफ्टवेयर से आप वाकिफ होंगे और चित्र से भी लगभग हमें पता चल जाता है। ये सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर के इंडिकेशंस हैं, जिसमें आपके एडोब एक्रोबेट आपने PDF फाइल खोलने के लिए काम में लिया होगा। इस तरह का एक लोगो आता है, और इस लोगो में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रदर्शित किए गए हैं। इसी तरीके से फेसबुक के लिए F जैसे लिखा हुआ आता है, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन F अगर आता है
तो वो भी सॉफ्टवेयर के एक प्रतीक के रूप में, लोगो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे स्काइप लिख रखा है, ये कैटलिस्ट के नाम से आता है। इसी तरीके से अन्य प्रोग्राम्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्स, ये इंटरनेट खोलने के लिए काम में लिया जाता है, और ये सभी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो दो भाग हैं जो हमने यहाँ प्रारंभ किए हैं। पहला हार्डवेयर, जो देखा या छुआ या कंप्यूटर से पृथक किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम या जो कंटेंट्स हम सॉफ्ट के रूप में या डाटा के रूप में दे रहे हैं या सूचनाओं को जो दे रहे हैं, उन्हीं को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अभी मार्केट के अंदर हजारों सॉफ्टवेयर उपस्थित हैं। इसके अलावा जैसे मोबाइल के अंदर हम ऐप का उपयोग करते हैं, ऐप का मतलब है एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो एप्लीकेशन भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम केवल दो प्रकार के सॉफ्टवेयर का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला सॉफ्टवेयर है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी मोबाइल लेते समय पहले से ही फीडेड होता है। जैसे कंप्यूटर है, उसको चलाने के लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी कार्य करना हो तो उसको करने के लिए जो हम मोबाइल के अंदर विभिन्न एप्लीकेशन या ऐप काम में ले रहे हैं, वो ऐप अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। तो वापस ध्यान रखें, मोबाइल को चलाने के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए निश्चित सॉफ्टवेयर जो अनिवार्य होते हैं या जो सूचना अनिवार्य होती है, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरीके से ऐप्स जिसको कहा जाता है या ऐप जो बोलते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। शॉर्ट में हम इसको ऐप कहते हैं, पूरा नाम है एप्लीकेशन, तो उसको सेकंड को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अर्थात विंडो अगर नहीं है तो हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते। जबकि यदि विंडो है और मुझे यदि कोई MP3 गाना चलाना है तो MP3 गाना चलाने के लिए जो एक निश्चित सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर अगर है तो गाना चलेगा या वीडियो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम चलाने के लिए और ये सिस्टम के अतिरिक्त प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप का उपयोग किया जाता है। तो आप परिभाषा एक बार देखें, इसे कंप्यूटर का कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं, जिसकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करता है, कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है तथा अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित किया जाता है। तभी जैसे बताया मैंने, कंप्यूटर के अंदर यदि पहले से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना चाहें तो बिना विंडो के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता है, अर्थात ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन यदि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई एप्लीकेशन चलानी है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हुए भी वो एप्लीकेशन हम नहीं चला सकते। जैसे MP4 गाना आपको देखना है और MP4 प्लेयर अगर आपके लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर नहीं है तो आपको वह सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपके MP4 वीडियो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अर्थात अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए भी इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? किसी विशिष्ट या निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, या शॉर्ट में हम इसको ऐप बोलते हैं। जैसे पेजमेकर, पिकासा फोटो देखने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, लैन वीडियो प्लेयर है, वीडियो ऑडियो प्लेयर दोनों के रूप में, विनजिप फाइलों को कंप्रेस छोटा करने के लिए, म्यूजिक प्लेयर म्यूजिक चलाने के लिए, MP3 MP4 वगैरह, फोटो एडिटर खींचे गए फोटो का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही MS वर्ड टाइपिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी मोबाइल में हजारों तरह के एप्लीकेशंस हैं जिनको हम शॉर्ट में ऐप के नाम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया की बात करें तो पहला भाग स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थात प्रमुख कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें से एक कॉमन नाम यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा जो कि विंडो के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
अर्थात जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। इसका उपयोग फाइल बनाने के लिए किया जाता है, फाइल खोलने में किया जाता है, फाइल को सर्च करने में किया जाता है, या फाइल में कोई भी कार्य करना हो तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए हम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जैसे विंडो का उपयोग करते हैं। तो उसी तरीके से इसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हम ले रहे हैं जो कि MS DOS है, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क कौन सी? जो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमने कल नाम लिया था HDD है, इस डिस्क को चलाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है उसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया, इसलिए इसका नाम रखा गया है MS DOS कहा गया है। पुराने कंप्यूटरों के अंदर प्रयुक्त किया जाता था, आजकल यह एप्लीकेशन बहुत कम जगह प्रयुक्त की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है MS DOS का, MS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अर्थात बिल गेट्स की अमेरिका की कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके द्वारा निर्मित है। और ये सॉफ्टवेयर सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर में प्रयुक्त करते हैं। केवल अकेला आदमी या घरेलू कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर है उसमें इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आजकल विंडो भी काम में लेते हैं। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है विंडो। सब वाकिफ हैं, अलग अलग तरह के विंडोज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। अलग से तरह के एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट, तो अंडरलाइन ध्यान रखना, इसमें MS DOS भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तो है और विंडो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके बाद कंप्यूटर आम आदमी की उपयोगिता का हिस्सा बन गया है। जैसे MS DOS है, उसमें आपको फाइल खोलने के लिए स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता है। आपको स्क्रीन पे जैसे कोई लेटर आपको किसी व्यक्ति को किसी गांव में पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, उस लेटर के ऊपर व्यक्ति का नाम, उसकी गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद गांव का नाम, फिर तहसील का नाम, फिर जिले का नाम, राज्य का नाम, ये सभी हमें क्रम से लिखना पड़ता है। और क्रम से लिख करके फिर लेटर को आप किसी को भी दे देंगे तो वो व्यक्ति उस लेटर के ऊपर लिखे हुए एड्रेस तक पहुंच सकता है। तो उसी तरीके से MS DOS में भी हम किसी फाइल तक जाना चाहते हैं तो हमें उसको एक निश्चित क्रम के अंदर ऑर्डर लिखना पड़ता है खाली स्क्रीन के ऊपर। फिर जिस क्रम में ऑर्डर लिखा है उसी क्रम के अंदर व्यक्ति उस फाइल तक पहुंचता है। जबकि विंडो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरी फाइलें आपके सामने दिख रही है। किसी भी फाइल को खोल के अंदर के कंटेंट को हम सामने एकदम देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन MS DOS में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब MS DOS की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यदि मैं लेटर के ऊपर गलत एड्रेस लिख देता हूं तो क्या होगा, व्यक्ति वो लेटर लेकर के गलत जगह पहुंच जाएगा और उस जगह पर अगर वो व्यक्ति नहीं है तो वो लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो MS DOS में भी अगर आपने गलत सूचना दे दी है तो कंप्यूटर उस फाइल तक नहीं पहुंच पाता और फाइल नहीं खुलती है। जबकि विंडो में ये फायदा है कि यदि हम सामने देख रही फाइल को खोलें, अंदर का कंटेंट हमारे लिए काम का नहीं है तो हम उसको बंद करके दूसरी फाइल भी खोल के देख सकते हैं। लेकिन MS DOS में आप वापस दोबारा दूसरा ऑर्डर दीजिए, जब तक वो सही उस एड्रेस को आप यहाँ से नहीं देंगे तब तक हम उस फाइल तक पहुँचना संभव नहीं होगा, नहीं पहुँच पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। तो यह आम आदमी की उपयोगिता का हिस्सा है क्योंकि इसमें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, ना एड्रेस मुझे याद रखने की जरूरत है। कंप्यूटर में कितनी फाइल आए कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी सारी फाइलें सामने दिख रही है, एक एक करके खोलिए, काम की चीज़ हम काम में या प्रयुक्त कर सकते हैं। जिसे ऑपरेट करना अर्थात विंडो को ऑपरेट करना बहुत आसान है। आम आदमी तक इसी विंडो के कारण कंप्यूटर पहुंच पाया है। इसके अलावा विंडो के कई वर्जन्स हैं, उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। विंडो साल के हिसाब से विंडो 95, विंडो 97, विंडो 98, इसके अलावा विंडो XP, इसके अलावा विंडो 7, विंडो 8, विंडो अल्टीमेट, विंडोज़ अल्टीमेट, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2010। सबसे एडवांस अभी जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, सबसे
एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 2010 अर्थात 2010। इसके अलावा विंडो एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ध्यान रखना, अब आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि विंडो एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात इसको जो भी व्यक्ति प्रयुक्त कर रहा है उसके अनुसार ये अपना काम संपन्न करता है, या व्यक्ति उस स्क्रीन के ऊपर देख करके भी इसका सीधा उपयोग कर सकता है। जैसे मुझे कंप्यूटर बंद करना है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अपने आप ही पूरी फाइल ओपन हो जाएगी या पूरा विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें आपके लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कंप्यूटर शट ऑफ करना है या शट डाउन करना है या नहीं करना है, रीस्टार्ट करना है या और कोई प्रक्रिया करनी है। तो उसमें चूंकि शब्दों में लिखा हुआ है, तो अगर कंप्यूटर के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं भी है तो भी व्यक्ति ओपन कर सकता है, और इसीलिए इसे यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, विंडो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लिया है विंडो। इसके अलावा तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक और है इंपॉर्टेंट, और इसका नाम है उबंटू कहा गया, जिसको हम मार्केट में अगर आपको इसकी जरूरत है तो उबंटू विंडो कहते हैं। ऑनलाइन यह फ्री भी अवेलेबल है। अगर आपके हार्ड डिस्क के अंदर एक निश्चित मात्रा में डाटा या जगह खाली है तो ऑनलाइन आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर में एक साथ रन नहीं करते हैं। अगर विंडो पहले से है, अगर आपने उबंटू काम में लिया है तो जनरली उबंटू की उपस्थिति में विंडो काम नहीं करेगा, और विंडो घटा के उबंटू काम में ले सकते हैं या उबंटू हटा करके विंडो काम में लिया जा सकता है, लेकिन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ काम नहीं करते हैं। तो उबंटू ये भी एक अच्छा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो और उबंटू दोनों ही एक ही प्रक्रिया के रूप में काम करते हैं और ये दोनों ही यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में खास अंतर अगर देखा जाए तो यह है कि इसकी खासियत यह है कि यह करप्ट कब नहीं होता है। विंडो वायरस या किसी प्रक्रिया के द्वारा एक निश्चित समय बाद विंडो करप्ट होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर उबंटू काम में लिया गया है तो इसके करप्ट होने की संभावना या इस पर किसी भी वायरस के अटैक की कोई संभावना नहीं रहती है। इस पर कंप्यूटर वायरस का भी कोई असर या आक्रमण नहीं होता है। तो इसलिए दोनों में से एक चीज और है कि विंडो कॉस्टली आइटम है और यह मार्केट में काफ़ी अच्छे पैसे खर्च करने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जबकि उबंटू फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कहीं से भी उबंटू डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो के करप्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि इसके करप्ट होने की भी संभावना नहीं रहती। विंडो पर वायरस का अटैक होने की भी संभावना रहती है, जबकि उबंटू में इस तरह प्रकार के किसी भी वायरस का अटैक सामान्य प्रक्रिया के अंदर संभव नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये शब्दावली आ गई है, पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको और बता देता हूँ कि इसके अलावा भी मार्केट में कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो विंडो के अलावा भी प्रयुक्त किए जाते हैं। एक मैकिन्टॉश, जैसे अगर आप एप्पल का विंडो या एप्पल का लैपटॉप काम में ले रहे हैं या कंप्यूटर काम में ले रहे हैं तो उसमें मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक लिनक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से मैकिन्टॉश ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इन दोनों का उपयोग भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जो प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें से हम सबसे पहला ले रहे हैं बूटिंग या बूट करना। ठीक है, बूट करने की प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर को कार्यशील बनाने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग या बूट कहलाती है। मोबाइल में अगर किसी तरह की कोई समस्या हो जाए या मान लीजिए नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है या कोई इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को बंद करते हैं। तो बंद करते समय स्क्रीन के ऊपर दो ऑप्शन आते हैं, बंद करना है, ठीक है, या कुछ मोबाइल्स के अंदर बूट लिखा हुआ आता है।
तो बूटिंग करना ही वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिफ्रेश करना या नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ने की प्रक्रिया को कहा गया है। लेकिन यहाँ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं या बूट करना कहते हैं। तो सिंपल सी प्रक्रिया है। बूट का अर्थ है BOOT, बूट का अर्थ है उस पर कंप्यूटर पे या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की प्रक्रिया के लिए ये शब्द काम में आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी ले चुके हैं, बिट। और बिट किसका सूक्ष्म रूप है? यह है बाइनरी डिजिट का सूक्ष्म रूप है। बाइनरी डिजिट जिसमें ये T और BI मिला करके इसको शॉर्ट में बिट कहा गया है। ध्यान रखना, एक शब्द बाइट भी आया था, यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिट की। तो बिट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मापने की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, और 8 बिट मिलकर के 1 बाइट का निर्माण करते हैं, जिसमें 0 और 1 अंक दोनों में से कोई भी एक अंक लिया जाए 0 1 बिट है, और 1 लिया जाए तो भी 1 बिट है, और इस तरीके से 8 अंक मिलकर के 1 बाइट का निर्माण करते हैं। तो 8 अंकों से 1 बिट, ये 8 अंकों से 1 बाइट का निर्माण होगा, जबकि यहां हम बात कर रहे हैं बिट की। ठीक है, तो बाइट वास्तव में 8 बिट को मिला करके प्रदर्शित किया जाता है। तो बिट छोटी इकाई है, बाइट बड़ी इकाई के रूप में दर्शाया जाता है। और यहाँ वही बाइनरी डिजिट का मतलब है 0 और 1 अंकों के उपयोग को ही या दोनों में से किसी एक अंक को बीट के रूप में या बाइनरी डिजिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो 2 शब्द आए, एक तो बूट और दूसरा है बिट। बूट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, और बिट का मतलब मापने की सूक्ष्मतम इकाई के लिए हम 0 और 1 डिजिट में से किसी एक के लिए 1 बिट का उपयोग करते हैं। यह नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज है, और वो है डाटा संग्रहण क्षमता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ये हम पहले ले चुके हैं, लेकिन वापस रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि डाटा संग्रहण क्षमता को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। आगे मैं आपको सवाल कराऊंगा तो उसमें ये चीज़ दोबारा इंपॉर्टेंट रूप से वापस पूछी जाएगी, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये शब्द आपने पढ़ रखा, 1 बिट स्पेलिंग BIT करके लिखा जाता है। 0 या 1 में से कोई एक अंक को हम क्या कहते हैं? 1 बिट कहते हैं। इसी तरीके से 4 बिट मिलकर के 1 निब्बल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट कर देना। बाकी इससे पहले हमने 1 बाइट तक तो पढ़ लिया था, लेकिन ये शब्द आपके लिए नया है, निब्बल। ध्यान रखना, निब्बल क्या है? निब्बल बराबर है 1/2 बाइट, या इसकी जगह हम कह सकते हैं 4 बिट। 4 बिट 1 निब्बल के बराबर है। और या फिर अगर बाइट की बात करें, चूंकि 8 बिट से 1 बाइट बनता है, तो 4 बिट से 1 निब्बल बनेगा। तो यहां पर लिख रखा है 4 बिट 1 निब्बल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये नया शब्द। दूसरा बाइट सामान्यतः पूछा जाता है, जबकि निब्बल एक इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आता है, सामान्यतः कंप्यूटर डाटा संग्रहण को हम किस रूप में काम में लेते हैं? बाइट के रूप में दर्शाते हैं। तो वापस ध्यान रखना कि सूक्ष्मतम इकाई को बिट कहा गया है, जबकि डाटा संग्रहण, ये ध्यान रखना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित करने के लिए हम बाइट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट से जो इंटरनेट आपके मोबाइल में आ रहा है, उसके आने और जाने की जो स्पीड है, उसको भी हम किस में नापते हैं? बाइट में। या जैसे मैंने कहा था मोबाइल 8/128, तो इसमें जो 128 लिखा गया है वो बाइट के रूप में सूचना है, और ये बताता है कि उस मोबाइल के डाटा को संग्रहित करने की क्षमता कितनी है, और उसी के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? बाइट का। तो बिट सूक्ष्मतम इकाई है, सामान्य संग्रहण के लिए कहीं काम में नहीं लेनी, जबकि अगर डाटा संग्रहण के लिए हम शब्द काम में लेंगे तो हर जगह बाइट का ही उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक और शब्द है छोटा सा बग। बग वास्तव में बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है, और ये कंप्यूटर प्रोग्राम को खराब करने का काम करता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की एरर को ही हम क्या कहते हैं? बग।
अर्थात कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई खराबी आ जाए तो खराबी आने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, बग कहा गया है। अगर चलते हुए मोबाइल अगर काम करना बंद कर दे, इसका मतलब उसमें बग आ गया है, अर्थात बग की उपस्थिति के अंदर वो कार्य नहीं कर रहा है और उस प्रक्रिया को हम एरर भी कहते हैं। एक और शब्द है चिप। ये बना किससे है, इसके ऊपर ज़्यादातर सवाल आता है और चिप से हर कोई वाकिफ भी है। तो चिप क्या है, ये सिलिकॉन से बनी है। तो पहले तो ये ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर का है कौन सा, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन SI प्रतीक है इसका, से बनी होती है, जिसमें सूक्ष्म सर्किट होता है। आजकल नए चिप प्रोटीन चिप के द्वारा, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना हो, ध्यान रखना, आज सबसे ज्यादा एडवांस चिप के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बायो चिप का उपयोग किया जाता है, जो कि किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई। तो प्रोटीन से बनी हुई बायो चिप सबसे फास्ट ऑपरेटिंग करने का काम करती है। और इसमें आपने एप्पल के मोबाइल के अंदर जो महंगे मोबाइल आते हैं, तो उस मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चिप काम में लेते हैं या हार्डवेयर के रूप में जो चिप काम में लेते हैं, वो प्रोटीन या बायो चिप है। और बायो चिप की प्रोसेसिंग क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वह तीव्रता से काम करता है। अगर मैं सामान्य मोबाइल में 16 GB या 8 GB की रैम प्रयुक्त कर रहा हूँ और यही बायो चिप युक्त अगर मैं एप्पल मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर उससे आधी क्षमता की भी रैम उपयोग में लूँगा, तो भी दोनों की स्पीड बराबर, यहाँ तक कि बायो चिप की स्पीड उससे अधिक भी होती है। अर्थात ये सबसे ज़्यादा फास्ट ऑपरेट करने के लिए इस चिप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और है, मिश्र धातु से बनी हुई चिप है, जिसको नाम दिया गया है गैलियम आर्सेनाइड की चिप। गैलियम प्रतीक के रूप में लिखें Ga, आर्सेनाइड AS, दोनों के सम्मिलित रूप से मिश्र धातु द्वारा बनी हुई चिप को हम क्या नाम देते हैं, गैलियम आर्सेनाइड मिश्र धातु चिप कहा जाता है। और सिलिकॉन के अलावा ये 3 चिप्स काम में आ रही है, गैलियम आर्सेनिक चिप, सिलिकॉन चिप और तीसरी है बायो चिप, जो कि प्रोटीन से बनी होती है, जिनमें सबसे फास्ट वर्किंग किसकी है, सबसे तीव्र कार्य करने वाली चिप बायो चिप कहलाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं अगला, एक और है कंप्यूटर शब्दावली का पार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर को कार्य करने हेतु आवश्यक निम्न या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए आदेशों की श्रृंखलाओं को, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आदेशों की श्रृंखलाओं को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और MCA BCA करने वाले बच्चे या इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर लेके कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम कर रहे हैं या एप्लीकेशन डेवलप करने का काम कर रहे हैं, वो वास्तव में कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। और यह प्रोग्राम वास्तव में आदेशों की श्रृंखलाएं हैं, जिसके अनुसार कंप्यूटर या मोबाइल काम करता है। अर्थात एप्लीकेशन बनाने की प्रक्रिया ये आदेशों की श्रृंखलाओं के रूप में, जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है या मोबाइल प्रोग्राम कहते हैं। जैसे विंडो, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। तो 2 नाम आए, ध्यान रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप, वर्ड, एक्सेल और इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इस कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम भी है, वो ऑपरेटिंग के लिए काम लिए। अगर मैं यहाँ पे ऐप के रूप में प्रदर्शित करूं तो निश्चित कार्य करने वाले प्रोग्राम, जैसे फोटो डिजाइन के लिए एडोब फोटोशॉप, अकाउंट्स में काम करने के लिए टैली, ठीक है। इसी तरीके से हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो देखने के लिए सक्सेस पॉइंट ऐप। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के ऐप्स प्रयुक्त किए जा रहे हैं, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट शब्द वापस ये दोबारा रिपीट हुआ है शॉर्ट के अंदर, इसको एक बार वापस समझें। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग, माइंड या मस्तिष्क कहते हैं। यह सेंट्रल मेमोरी यूनिट CMU, दूसरा कंट्रोल यूनिट CU तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, इसी के अलग अलग भाग हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं किसके, CPU के। एक है CMU, CU, ALU। CMU सेंट्रल मेमोरी यूनिट, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट,
तीसरा है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम CPU के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और CPUs के कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करें, जैसे P3, P4, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी के रूप में भी प्रदर्शित होते हैं। और ये एथलॉन, AMD, ये सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर हैं और उस प्रोसेसर के अनुसार ही CPU कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनक्स। एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया भी था कि मिसेंटॉफ और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि विंडो। इसी तरीके से पिक्सेल, इससे हम लोग सब वाकिफ हैं, ठीक है। मेगा पिक्सेल के नाम से ये शब्द सभी ने सुन रखा होगा, ठीक है। ज़्यादातर फोटोग्राफी में लेंस और उसके कार्य करने की जो क्षमता है, फोटो खींचने की या कैमरे की जो क्षमता है, मोबाइल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है या मार्केट में जो कैमरा आ रहा है, उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए मेगा पिक्सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल और यहाँ तक कि 1 करोड़ से अधिक मेगापिक्सल के कैमरे भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, तो मेगापिक्सल, तो 1 करोड़ मेगापिक्सल अर्थात 10⁷ और मेगा 6 और हो गए, तो 10⁻13 मेगापिक्सल तक के कैमरे भी उपलब्ध हैं। ये पिक्सेल शब्द एक जगह और आया था, ध्यान से सोच के बताइए, पिक्सेल शब्द और हमने कहां पर काम में लिया था, याद आ गया होगा। CT स्कैन के अंदर, CT स्कैन में जो एक एक्सरे हम प्रयुक्त करते हैं, उस एक एक्सरे को हम पिक्सेल कहते हैं। और मार्केट में 256 पिक्सेल तक के CT स्कैन उपस्थित है, अर्थात वह CT स्कैन 256 एक्सरे एक साथ प्रदर्शित कर सकता है। तो ये पिक्सेल यहाँ पर फोटोग्राफी कैमरे के लिए प्रदर्शित होता है, और जबकि ये पिक्सेल शब्द CT स्कैन के अंदर एक एक्सरे के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो चित्र या इमेज का सूक्ष्मतम भाग, क्योंकि अब जब आपने देखा होगा पुराने कैमरे से अगर फोटो खींचा है और हम उसको यदि एनलार्ज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपका चेहरा या जिस चीज़ की फोटो आपने ली है वो फट जाता है या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो सूक्ष्मतम हिस्सा है, जिसकी जो सबसे छोटी इकाई है फोटो की, उस सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या नाम देते हैं, पिक्सेल कहते हैं। और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में जितने पिक्सेल हैं, उन्हीं पिक्सेल की क्षमता कैमरे के ऊपर लिखी जाती है। जैसे 16 मेगापिक्सल अर्थात 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 16 मेगापिक्सल बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से चित्र या इमेज का सूक्ष्मतम भाग, जिसे मिलने से या जिसको मिलाने से चित्र बनता है या इमेज बनती है, उसी को हम पिक्सेल कहते हैं। जैसे व्यक्ति की इमेज, तो व्यक्ति की इमेज आपकी रोजमर्रा की प्रक्रियाओं या 20 सालों में आपने जो जो कार्य किए उनको सम्मिलित रूप से मिला के आपकी इमेज बनती है। ऐसे फोटो इमेज बनाने के लिए एक छोटे छोटे हिस्से अर्थात पिक्सेल मिला करके फोटो बनाई जाती है। पिक्सेल की संख्या बढ़ने के साथ इमेज की क्वालिटी अच्छी होती चली जाती है, इमेज अच्छी बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा 16 मेगापिक्सल के कैमरे की फोटो साफ नहीं होगी, इतनी साफ नहीं होगी जितने 32 और 64 मेगापिक्सल के कैमरे की फोटो एकदम स्पष्ट और साफ आती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ उदाहरण देखें, जैसे फोटोग्राफ के लिए कैमरे की क्षमता को हम किस में नापते हैं, पिक्सेल में। वापस ध्यान रखना, पिक्सेल की संख्या के रूप में हमने CT स्कैन में काम किया था या वहाँ पिक्सेल शब्द काम में लिया था, और यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए कैमरे की क्षमता को हम किस में नाप रहे हैं, पिक्सेल में। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा सवाल बनता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रदर्शित किया है, 1 MP 1 मेगापिक्सल कैमरा। तो 1 मेगापिक्सल का पूरा अर्थ हो गया 1 मेगापिक्सल, और मेगा का मतलब होता है 10⁶, और 10⁶ का मतलब है 10 लाख पिक्सल। अर्थात 1 मेगापिक्सल या 1 MP कैमरे में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 10⁶ पिक्सल होते हैं, अर्थात 10 लाख पिक्सल या 10 लाख हिस्से छोटे छोटे जोड़ करके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक फोटोग्राफी का हिस्सा बनता है। इसी तरीके से अगर 20 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इसको 20 से गुणा कर दीजिए, 20 × 10⁶, और इतने पिक्सल से 20 मेगापिक्सल का कैमरा बनता है। तो इस तरीके से GB के भी कैमरे आ रहे हैं, ध्यान रखना, जैसे मेगा है ऐसे गीगा पिक्सल के भी कैमरे आते हैं। जैसे 1 मेगापिक्सल की जगह
1 GB, ये ध्यान रखना, पी पिक्सल शब्द है, ये इमेज के लिए, फोटोग्राफ की क्षमता के लिए या कैमरे की क्षमता के लिए काम में लेंगे। 1 गीगापिक्सल, 1 गीगापिक्सल में अगर आप आसमान से फोटोग्राफी करते हैं तो नीचे लिखेंगे ये आप खींचेगी फोटो में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है 1 गीगापिक्सल। और 1 गीगा का मतलब कितना होता है, मेगा से 3 ज़्यादा कर दिया जाए तो गीगा में कन्वर्ट होगा, और ये हो जाएगा लगभग 10⁹ पिक्सल को हम क्या कहते हैं, गीगापिक्सल कहा जाता है। और इसमें भी और भी ज़्यादा, मैंने 1 करोड़ का कहा था, उससे भी ज़्यादा की क्षमता के या 10⁻12, 10⁻15 पिक्सल तक के शानदार कैमरे अपने जो सैटेलाइट हैं उनके अंदर लगाए जाते हैं। और पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ सैटेलाइट है वहाँ की हम बिल्कुल 1 मीटर इमेज तक की फ़ोटो इतनी ऊंचाई से स्पष्ट रूप से खींच सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वापस शब्दावली में, अगला शब्द है कंप्यूटर वायरस, और नाम आपने सबने वाकिफ़ हैं। वायरस अभी चर्चा में है, पूरे साल भर रहा, और इसी कंप्यूटर वायरस की चर्चा अगर करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर वायरस की। बाहर जो हम बात चल रहे थे कोविड की बात करें तो कोविड-19 वास्तव में क्या है, ये ह्यूमन वायरस है या जंतु वायरस है, जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर वायरस की। जैसे वायरस जंतु को अगर संक्रमित करता है तो उसकी सामान्य प्रक्रिया को खराब कर देता है, और बुखार आना या अन्य तरह की जो भी प्रक्रिया आपकी बॉडी में हो रही है, जैसे जुकाम के लिए कोविड वायरस है तो जुकाम लगा है तो आपकी नाक बहना शुरू हो जाएगी, अर्थात जो सामान्य बॉडी की प्रक्रिया है उसको बदल देता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर के सामान्य कार्य करने की प्रक्रिया को बाधित करता है, उसी को हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तो कंप्यूटर डाटा की सेटिंग को बिगाड़ने वाला प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस कहलाता है। तो ये भी एक तरह का प्रोग्राम है और उसी को हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तो जैसे जुकाम का वायरस है तो ये भी एक तरह का एक सिस्टम है, और वही सिस्टम आपके बॉडी के ऊपर अटैक करके आपकी कोशिकाओं पर अधिकार करके आपकी बॉडी को अपने बस में कर देता है। उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर डाटा को, सॉफ्टवेयर को या अंदर एप्लीकेशन है उसको खराब करता है, इसलिए इसको हमने कंप्यूटर वायरस कहा है। यह स्वयं अपनी नकल कर सकता है। एक वायरस आपकी बॉडी में गया और वह अपने आप को मल्टीप्लाई करके हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वायरस में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस भी नकल करके अपनी कई कॉपीज बना देता है। ठीक है, कई बार हम एक फाइल कॉपी कर रहे हैं और अगले दिन आकर देखते हैं या थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो इसकी जैसी 8-10 फाइलें और अपने आप ही स्वतः कॉपी हो जाती है। इसका मतलब वह वायरस की फाइल है और वह वायरस फाइल अपने आप मल्टीप्लाई भी करती है, जैसे सामान्य वायरस अपनी बॉडी में जाने के बाद में या सजीव के शरीर में जाने के बाद मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, प्रेषित हो सकता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, नकल कर सकता है, प्रेषित हो सकता है। जुकाम हो रखी है, छींक लीजिए, छींकने के साथ वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो उसी तरीके से ये वायरस भी प्रेषित हो सकता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है या जा सकता है, और उसको जाने का माध्यम है ब्लूटूथ से जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक पेन ड्राइव एक कंप्यूटर की निकाल के दूसरे में लगाता हूं तो जा सकता है। एक मोबाइल से कुछ डाटा मैं ब्लूटूथ के माध्यम से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रहा हूं तो उसके रास्ते से भी उसके साथ ही फाइल के साथ ये वायरस भी ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रेषित हो सकता है, और कई कंप्यूटरों को ये एक साथ भी संक्रमित कर सकता है। जैसे एक मिलेनियर वायरस, कंप्यूटर वायरस है जो 2000 के अंदर आया था और इसीलिए उसका नाम मिलेनियर वायरस रखा गया है। और उस वायरस ने इंटरनेट के माध्यम से जितने कंप्यूटर जुड़े हुए थे लगभग सभी कंप्यूटरों को प्रभावित किया था। यह डेट वायरस था, अर्थात जैसे डेट चेंज होकर के ये 2000 हो गई, सन की जगह जैसे ही 2000 आया, 2000 आते ही उसको एक निश्चित प्रोग्राम मिल गया और उस प्रोग्राम की डेट कंप्यूटर में जैसे ही अपडेट हुई ये लगभग सभी इंटरनेट के माध्यम से सभी कंप्यूटरों पर अटैक कर दिया। उसको मिलेनियर वायरस कहते हैं। कंप्यूटर संक्रमित होने पर वायरस द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को ये करप्ट या खराब कर देता है। सामान्य रूप से नाक चल रही है, सांस ले रहे हैं, जुकाम होते ही नाक बंद हो जाती है, अर्थात सामान्य प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम बाधित हो जाता है। खराब करने के कारण कंप्यूटर की कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है, बुखार आ जाता है। ठीक है,
नाक बहना शुरू हो जाती है, सिर ओढ़ करके चुपचाप पड़े रहने की बात शुरू हो जाए, तो अर्थात आपकी सामान्य प्रक्रिया बाधित हो जाए, तो वायरस अटैक कहलाता है। तो कंप्यूटर भी उसी तरीके से संक्रमित होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रेषित होता है, इसीलिए इसको भी यहाँ पर कंप्यूटर वायरस कहा गया है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक तरह का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन को खराब या बर्बाद करता है या उसमें एरर उत्पन्न करता है। कई बार तो वायरस की उपस्थिति में कंप्यूटर का विंडो भी पूर्णतः करप्ट हो जाता है और ऐसी स्थिति में कंप्यूटर काम करना बंद करता है, फिर हम उसको कंप्यूटर को दूसरे विंडो के द्वारा वापस ऑपरेट करने में प्रारंभ या ऑपरेट करना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कोड है। वापस ध्यान रखना इस शब्द को ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से, यह वायरस अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक कोड है जो कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं व प्रोग्रामों को नुकसान पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ अच्छे फोटो शादी के या अन्य बार घूमने गए हैं, उसके फोटो हमने कंप्यूटर में ले जाके सेव कर दिए, ठीक है, लेकिन किसी प्रक्रिया के थ्रू, चाहे कोई भी प्रोसेस हो सकता है, मैंने लैपटॉप या पेन ड्राइव लेके उसमें डाली या सीडी कहीं से ला करके उसमें गाने थे उसको कॉपी किया है, तो उसके साथ अगर वायरस उसमें अंदर है तो वो वायरस भी आपके कंप्यूटर में चला जाएगा और यह वायरस हो सकता है आपके द्वारा सेव की गए फोटो को भी ये खराब कर दे। कई बार ये फोटो से या वायरस से खराब की गई फाइल खुलती नहीं है, तो वह वायरस के अटैक की वजह से ऐसा होता है। तो सामान्य इंटरनेट से प्रोग्राम डाउनलोड करने पर, अगर मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इंटरनेट से कोई प्रोग्राम लेता हूँ, तो कई बार उस प्रोग्राम के साथ में एक निश्चित अतिरिक्त प्रोग्राम आ जाता है, उसी को हम वायरस कहते हैं। साइट खोलने पर कई ऐसे मैसेजेस आप में एसएमएस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी खुली है, आप इस साइट पे जाइए और लॉटरी ले लीजिए। तो आप जैसे ही उस गलती से उस साइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, साइट को जैसे ही खोलते हैं, आपके कंप्यूटर की या आपके मोबाइल की सारी सूचनाएं बाहर चली जाती है, उसमें से सूचनाएं कॉपी हो जाती है। कहीं गलती से भी आपने यदि अपने जो बैंक अकाउंट्स है उनकी डिटेल अगर इसके अंदर रख रखी है, चाहे उसका पासवर्ड हो चाहे अकाउंट नंबर हो, तो ये सभी सूचनाएं भी वो अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें बिल्कुल मिनिमम टाइम लगता है, इतने फास्ट स्पीड से होती है कि हम अगर उसको एक बार क्लिक करके वापस बंद करना चाहें तो जब तक वो सूचनाएं पूरी उसमें नहीं जाती है वो प्रोग्राम वापस बंद भी नहीं होता। इसलिए अनजान साइट्स पर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि ये वायरस को ट्रांसमिट करने का काम या वायरस भेजने का काम करती है, या आपके मोबाइल डाटा को एक्सेप्ट करने का या मोबाइल के अंदर उपस्थित डाटा को लेने का काम करती है। इसलिए यदि आप मोबाइल में फ़ोटो भी खींच रहे हैं तो, या फ़ोटो सेव है या किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया सेव है, वो बिल्कुल अनसेफ है और किसी भी प्रोग्राम को अपलोड करते समय ये आपके कंप्यूटर से किसी अन्य या आपके मोबाइल से किसी अन्य जगह कॉपी हो सकती है। नेक्स्ट है, साइट खोलने पर पेन ड्राइव, सीडी या ब्लूटूथ द्वारा यह अपने मोबाइल या कंप्यूटर में प्रवेश करता है। वायरस को रोकथाम करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में लोड किए जाते हैं। तो एंटीवायरस प्रोग्राम भी लोड किए जाते हैं जो बाहर से आने वाली सूचनाओं के साथ जो वायरस हैं या अभी तक जितने प्रकार के वायरस खोजे जा चुके हैं उन सभी वायरस या उन प्रोग्रामों को यह इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करने देता है। जैसे ही हम पेन ड्राइव इसमें डालेंगे, सबसे पहले ये एंटीवायरस प्रोग्राम कहेगा कि पहले मुझे देखने दीजिए इसके डाटा में कोई वायरस है या नहीं है। अगर वायरस नहीं है तो वो आपको उसको ओपन करने देगा, और अगर वायरस है तो वो उसको ओपन नहीं करने देगा, अर्थात उस पेन ड्राइव के डाटा को आपके कंप्यूटर पर लोड करने के लिए मना कर देगा। फिर भी अगर आपने ज़बरदस्ती डाउनलोड किया तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरीके से इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, माइकल एंजेलो वायरस बहुत फेमस वायरस है। ऐसे ही डार्क एवेंजर वायरस, ठीक है, जैसे मैं बताया था मैंने, मिलेनियर वायरस कोविड-19 की तरह खतरनाक वायरस, ऐसे ही नाम है माइकल एंजेलो खतरनाक वायरस है। डार्क एवेंजर नाम अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, इनके नाम फिक्स नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जगत के अंदर ये वायरस आने के बाद में या जिस जगह से ये मिला सबसे पहले उसके आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया है। तो माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, सी ब्रेन,
macmug.com.exe, ये सबसे कॉमन वायरस, ये सबसे कॉमन वायरस है। अर्थात कोई भी प्रोग्रामेबल फाइल अगर आप कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, कोई प्रोग्राम अपलोड करते हैं तो .exe फाइल होती है, एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं, उस फाइल में ये वायरस हो सकता है। इसी तरीके से मरीजुआना, ये भी एक नाम इम्पोर्टेंट है, मरीजुआना वायरस। इसमें ये वैसे सबसे खास है, लेकिन मैंने केवल उन्हीं वायरस के एग्जाम्पल दिए, वैसे लाखों हैं, लेकिन केवल सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभावी वायरस है उन्हीं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये है मरीजुआना, इसी तरीके से मेलिसा, इसी तरीके से ये बताया था मैंने सबसे खतरनाक वायरस, और एक और खतरनाक वायरस इसमें अभी तत्काल नाम आया है और वो है देसी वायरस। ठीक है, एक गाना भी आपने सुना होगा, देसी देश ना बोलिया करवाड़ी स्थिति है, तो देसी वास्तव में खतरनाक वायरस है। तो ये भी एक वायरस आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को खराब करता है। बाकी देसी होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देसी और इस तरीके के माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, मैकमग और com.exe ये इंपॉर्टेंट वायरस है। मेरिजुआना, मेलिसा, मिलेनियम, इन वायरसों को इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम को खराब करने का काम करते हैं। और आप इसको याद रखने के लिए, जैसे मैंने प्रक्रिया बताई, मानव शरीर के अंदर वायरस के अटैक के बाद क्या क्या होता है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर वायरस का अटैक होने पर कंप्यूटर खराब होते हैं। नेक्स्ट हम प्रक्रिया में ले रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द और उनकी व्याख्या। अभी भी हम शब्दावली ले रहे थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ शब्दावली मैंने ले रखी है जिस पर सूक्ष्म प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उसमें पहला है बिट या बाइनरी डिजिट। पहले बिट के रूप में लिखा था, इसकी जगह बाइनरी डिजिट भी कई बार लिखा जाए। तो बाइनरी डिजिट क्या है? कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को 0 और 1 अंक, केवल इन 2 अंकों से निरूपित किया जाता है। इन्हीं को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, या शॉर्ट में हम इसको बिट कहते हैं। सेकंड, बूटिंग भी पहले आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की स्मृति में इंस्टॉल करने की या लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग या बूट कहते हैं। जैसे विंडो को बूट करना अर्थात विंडो अपलोड करना, मोबाइल में भी बूटिंग करके सॉफ्टवेयर को अपलोड किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल में खराबी हो जाने पर इसे बंद कर पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया को भी हमने नाम दे रखा है क्या? रीबूटिंग। अर्थात जो प्रोग्राम पहले से अपलोडेड था उसको वापस रीबूट करके, क्योंकि इसमें आप विंडो भी अगर कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप डालते हैं तो उसकी एक कॉपी कंप्यूटर के अंदर ही सेव रहती है। अगर पहले वाला प्रोग्राम खराब हो गया और उसमें कुछ जगह पर खराबी आ गई है तो कंप्यूटर स्वतः ही इसके अंदर रखी गई कॉपी से वो खराबी जो है उसको वापस सही कर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोबाइल में भी अगर कोई गड़बड़ हो गई है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है या सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? बंद करके वापस ओपन करते हैं। बंद करके ओपन करने की प्रक्रिया को लिए शब्द काम में लिया गया रीबूटिंग। अर्थात कोई समस्या हो गई है तो मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि उसकी एक कॉपी अंदर पहले से ही रहती है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रीबूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट और है डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया तथा किसी प्रोग्राम को खोलने से पूर्व कंप्यूटर द्वारा लिया जाने वाला समय डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर या मोबाइल को ऑफ करके वापस ऑन करते हैं तो ऑफ करके ऑन करने पर एक बार एक ब्लिंक हो जाता है, उसके बाद में पूरे प्रोग्राम को वापस पूर्व स्थिति में लाने तक की जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अर्थात मोबाइल या कंप्यूटर खुलने से पहले उसमें जितनी सूचनाएं हैं वो सभी सूचनाएं अपडेट करता है और उसके बाद में फिर ओपन होता है या स्क्रीन दिखाई देती है, और उसी प्रक्रिया को हमने नाम दिया है डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब ये डाटा प्रोसेसिंग में कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो ओपन करते ही या बंद करके वापस आपने रीबूटिंग किया तत्काल ओपन हो जाते हैं, सारी प्रक्रियाएं खुल जाती है। तो ये फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है। जिनकी रैम बहुत ज़्यादा होगी वो बंद करने के बाद तत्काल ओपन हो जाते हैं। जिन कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर रैम ज़्यादा की है वो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट करते हैं, कंप्यूटर बंद और खोलने की प्रक्रिया में बहुत कम समय लेते हैं, या नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसमें कम समय लेते हैं। तो रैम बढ़ा करके प्रोसेसिंग टाइम को घटाया जा सकता है। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि इसमें जो HDD हम काम में ले रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव,
अगर हार्ड डिस्क ड्राइव को हटाकर उसकी जगह यदि SSD लगा दिया जाए, पूर्व में भी यदि कंप्यूटर में पहले से ही HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है और आपका कंप्यूटर धीमी गति से चल रहा है, तो आप क्या करिए, मार्केट से 216 या 256 या 512 GB की एक अलग से SSD अतिरिक्त उसी कंप्यूटर के अंदर लगा दीजिए और उस कंप्यूटर में जो SSD लगाई गई है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो उसमें लोड करा दीजिए। तो आपके पूरी प्रक्रिया को करने में कंप्यूटर बिल्कुल समय नहीं लेगा, अर्थात प्रोसेसिंग टाइम बिल्कुल घट जाएगा, नेट से डाउनलोड करने की प्रक्रिया तीव्रता से बढ़ जाएगी। तो हम प्रोसेसिंग टाइम को घटाने के लिए HDD की जगह SSD का उपयोग करते हैं या रैम की क्षमता बढ़ा देते हैं। तो अगर मैं रैम की क्षमता बढ़ा देता हूं तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तीव्रता से काम करेगा, न्यून डाटा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, कंप्यूटर खोलने बंद करने या सारी प्रक्रियाओं में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई चीज़ है, ओपन कर रहे हैं, काफ़ी देर बाद में खुल रही है, या कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, धीमी गति से हो रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम रैम की क्षमता बढ़ा सकते हैं या HDD की जगह SSD का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है माउस कर्सर या पॉइंटर। माउस का पॉइंटर इस तरह का एक तीरनुमा संरचना होती है, उसको पॉइंटर कहते हैं, और कर्सर आपको कहीं कोई चीज़ लिखनी है तो माउस ये के कर्स पॉइंटर से जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक लाइन आ जाती है, उसी को कर्सर कहा जाता है। तो माउस कर्सर या पॉइंटर जो कि स्क्रीन के ऊपर चलता है उसे कहा गया है। तो माउस पैड पर रखे माउस को घुमाने पर, माउस जैसे ही हम पैड के ऊपर घुमाते हैं तो माउस पैड पर माउस को घुमाने पर फाइल के ऊपर तीर या खड़ी रेखा नजर आती है, उसी को पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। अगर मुझे X फाइल खोलनी है तो X फाइल के ऊपर वो कर्सर ले जाइए और फिर डबल क्लिक करिए या सिंगल क्लिक करिए और वहाँ से वो फाइल खुल जाती है। तो जहाँ आपको जो प्रक्रिया संपन्न करनी है, कर्सर को हिला करके पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, जिसे फाइल पर रखकर क्लिक करने पर फाइल खुलती है या फिर सूचना पट्टी खुलती है। अब दो शब्द हैं इसमें ध्यान रखना, एक तो है फाइल पर क्लिक करने पर फाइल खुलती है और एक दूसरी सूचना पट्टी खुलती है। तो इसके लिए आपने माउस के अंदर पढ़ा है, दो हिस्से होते हैं, माउस का एक लेफ्ट हिस्सा और माउस का राइट हिस्सा। लेफ्ट हिस्से से क्लिक करें पॉइंटर या कर्सर को ले जा करके तो फाइल खुलेगी, और यदि मैं उस फाइल पर ले जा करके राइट क्लिक करता हूं तो राइट क्लिक करने पर सूचना पट्टी खुलती है कि आपको इस फाइल के साथ क्या करना है, रीनेम करना है, कॉपी करना है या और कोई प्रक्रिया संपन्न करनी है, श्रिंक करना है, भेजनी है फाइल, और कुछ भी कर सकते हैं। तो वो राइट क्लिक खोलते ही सूचना पट्टी में कई तरह की सूचना आती है, उस सूचनाओं के आधार पर हम प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइपिंग करते समय टाइपिंग में अक्षर के आगे जो खड़ी लाइन होती है, जहां पर हम टाइप करना, जैसे मुझे क लिखना है तो क मैंने जैसे ही दबाया या आपके कीपैड के ऊपर क वाला पॉइंट दबाया है तो वो जहां कर्सर होगा वहीं जाकर के छपेगा या वहीं जाकर दिखता है। तो अक्षर के आगे खड़ी लाइन जहां पर टाइप किया या अक्षर लिखा जाता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, कर्सर कहते हैं। खड़ी लाइन होगी, पॉइंटर है, तीरनुमा संरचना होती है। आप तीर की जगह और भी किसी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, कई ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और ये है एप्लीकेशंस। अब इस कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, और ये एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेते हैं। हाँ, वेलकम बैक। वापस हम उसी टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हमने कंप्यूटर्स की शब्दावली और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन किया था, और अब हम कंप्यूटर से रिलेटेड प्रक्रियाओं के अंदर अंतिम हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर के अनुप्रयोग या अभिकलित्र के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। कंप्यूटर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें, कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है, किस किस तरीके से हम इसको प्रयुक्त कर सकते हैं, उन सभी को मिला करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी जगह किया जाता है, अतः इस युग को हम क्या नाम देते हैं, कंप्यूटर युग। प्रक्रिया के आधार पर कंप्यूटर युग और बाकी सभी प्रक्रियाओं के आधार पर या किसी अन्य प्रोसेस के आधार पर या वस्तुओं के आधार पर देखें तो
प्लास्टिक युग कहा गया है। नेक्स्ट उसमें आता है डाटा प्रोसेसिंग करने में। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर एक और प्रक्रिया है कि अगर मैं कई बच्चों के नाम एक साथ लिस्ट में लिख करके आप उसके आगे उनकी एज लिख दें, उनका वेट लिख दें या उनकी और कोई सूचनाएं अलग अलग कॉलम में लिख करके छोड़ दें। अब आपको उन नामों को व्यवस्थित करना है। कैसे? उम्र के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप उम्र वाले कॉलम में जा करके और वहाँ एक कमांड दीजिए कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो जैसे ही वो डाटा जिस क्रम में होगा, नाम भी उसी क्रम में आ जाएंगे। इसी तरीके से यदि एज लिखी गई है या वेट लिखा गया है या और कोई मार्किंग लिखी गई है या टेस्ट पेपर के नंबर लिखे गए हैं, तो एक तो नाम आपने लिख रखा है, उसके आगे नंबर नोट करते जाएं और बाद में जब आपको लिस्ट में क्रम से बताना है कि सबसे ज़्यादा नंबर वाला ऊपर और सबसे कम नंबर वाला नीचे आए, तो उसमें हम कमांड दे करके या प्रोसेस करके हम उस लिस्ट को बदलते हैं या उसका क्रम परिवर्तित करते हैं। तो ये क्रम परिवर्तित करने की प्रक्रिया या कंप्यूटर अपने खुद के प्रोग्राम की सहायता से ये क्रम परिवर्तित करता है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या नाम देते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। और उसमें जनगणना के आंकड़ों को हम प्रोसेस कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए, जैसे अभी मार्किंग का बताया था आपको, मार्किंग के आधार पर क्रम से नाम को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरीके से बजट तैयार करने में, परीक्षा परिणाम तैयार करने में, बैंक में लेन देन की जानकारी व संग्रहण की प्रक्रिया जानकारी जानने के लिए, स्कूल और कॉलेजों में छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया व मूल्यांकन प्रक्रिया में कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने का काम करता है। अर्थात जो भी आपकी लिस्ट है उस लिस्ट को पुनर्व्यवस्थित करने का काम करता है। जैसे एडमिशन के अंदर खूब सारे नाम आ गए, तो ये कंप्यूटर को अगर आदेश दिया हुआ पहले से, तो वह एक निश्चित क्रम में या ऊपर से नीचे घटते क्रम के अंदर बच्चों के परसेंटेज के घटते क्रम में क्रम से लिस्ट बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो डाटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर काम में ले सकते हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम आप तक पहुंच रहे हैं। ये प्रक्रिया भी कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न की जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन लाइब्रेरी, अर्थात विश्व की किसी भी लाइब्रेरी से आपको बुक निकाल करके पढ़नी है, जरूरत है, तो आप उसके साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद उस लाइब्रेरी की किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं। एक निश्चित अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तथा सूचनाओं को संप्रेषण में, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सूचनाएं हम संग्रहित करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो सूचनाओं को संप्रेषित करने में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका या अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसका तीसरा उपयोग, मनोरंजन या रिक्रिएशन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। रिक्रिएशन या मनोरंजन में गाने सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए या MP3 वीडियो देखने के लिए या क्लासेस देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे सिनेमा, वीडियो गेम्स, टेलीविज़न कार्यक्रम, गाने, भजन, वीडियो गाने आदि के द्वारा कंप्यूटर मनोरंजन का कार्य भी करता है। इसके अलावा प्रकाशन में, अर्थात किताबें वगैरह छापने में, नोट्स छापने की प्रक्रिया में, अर्थात प्रकाशन में भी काम आता है। जैसे पुस्तक, नोट्स, अखबार, मैगजीन आदि को छापने में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा उद्योग और व्यापार में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया आपको अभी पता ही है, और उस ऑनलाइन की प्रक्रिया के अंदर हम केवल कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भी कंप्यूटर की सहायता से संपन्न होती है, चाहे सूक्ष्म इकाई के रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो, या कहीं बिलिंग करना हो तो बिल बनाने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात उद्योग और व्यापार में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर बड़े बड़े कंप्यूटर्स, यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर्स तक भी बड़े उद्योगों के अंदर, बड़े व्यापारों के अंदर, इंटरनेशनल व्यापार के अंदर, जैसे अमेजॉन साइट है, फ्लिपकार्ट है, या इस तरह की कई अन्य साइट्स हैं, उसमें व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, व्यापार को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी, रॉकेट लॉन्चिंग के अंदर, एरोप्लेन हैंडल करने के अंदर, या एरोप्लेन की स्थिति या प्रक्रिया या सूचना प्रेषित करने के लिए, या रक्षा के अंदर मिसाइल को एक जगह से एक निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है, या रिसर्च वर्क में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से रेलवे, बस, वायुयान, जलयान या स्थानीय परिवहन कार्यों में
रिजर्वेशन करवाने के लिए या बुकिंग के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, या हम कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे भी टिकट बुक करा सकते हैं, या डिपो पर जा कर के अपने नाम से एक निश्चित सीट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बस हो, चाहे एरोप्लेन हो या जलयान हो, सभी के अंदर रिजर्वेशन के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया है वापस वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जा रहा है, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के वायरस की खोज के अंदर ये कंप्यूटर सबसे अहम भूमिका के अंदर है, और यह कंप्यूटर प्रोग्रामों को निश्चित रूप से व्यवस्थित करके और आपको एक निश्चित पॉइंट तक लेके जाता है और बताता है कि इस वायरस के लिए ये इसका तोड़ है, इस तरह की प्रोटीन अगर बनाई जाए तो यह उस वायरस को नष्ट कर सकती है। वो जीनोमिक प्रोसेस कहलाता है, और उसकी अंदर हम रिसर्च से वायरस का एंटीडोट तैयार करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल रूप से रिसर्च की जाती है, और इसमें एक सेकेंडरी और है, ये जो एग्जाम्पल दिया है ये कंप्यूकैम है। कंप्यूकैम में क्या काम होता है, एक तो लेबोरेटरी के अंदर मैं प्रत्यक्ष रूप से टेस्ट ट्यूब लूँ, उससे टेस्ट ट्यूब्स के अलावा के बर्नर वगैरह सारी प्रक्रियाएं बीकर वगैरह लेकर के, और मैं एक एक पॉइंट उसमें लगाता जाऊं, डालता जाऊं, और उसको फिर चेक करता रहूं, और फिर उसकी डाटा है उसको मैं नोट करूं, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया कई लंबे समय तक करने के बाद फिर मुझे एक निश्चित पॉइंट मिलता है कि हाँ ये प्रक्रिया इस तरीके से संपन्न हो रही है। नई रिसर्च कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ की, जैसे जल है प्रस्थनाव ज्ञात कर सकते हैं, किसी द्रव का प्रस्थनाव ज्ञात कर सकते हैं, उसकी विस्कसिता ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अनुमापन द्वारा हम सांद्रताओं को ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये मुझे हाथ से काम करना पड़ रहा है, लेकिन यदि कंप्यूटर के अंदर ये सारी सूचना दे दी जाए कि मैं यदि कि एक निश्चित लवण लेता हूं, इस लवण के अंदर जल मिलाया जाएगा तो ये प्रक्रिया संपन्न होगी, ये सूचना कंप्यूटर को दे दें, इस लवण में ये तीसरा पदार्थ मिलाया जाए तो ये अभिक्रिया होगी, वो भी कंप्यूटर को पहुंचा दी जाए, तो आप बैठ करके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी यह प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, बीकर के अंदर क्या लेना है, जैसे कॉपर सल्फेट लेना है तो कॉपर सल्फेट इसमें डालिए, फिर इसमें आप क्या मिला रहे हैं, KI मिला रहे हैं, तो KI मिलाने पर क्या होगा, तो कंप्यूटर में जैसे ही हम कॉपर सल्फेट और KI, कॉपर सल्फेट प्लस KI करके एरो लगाएंगे, कंप्यूटर बता देगा कि इन दोनों की अभिक्रिया से विलयन का रंग भूरा हो जाएगा और इसमें यह उत्पाद बनेगा। इस तरीके से आप अज्ञात पदार्थ भी उसमें मिला करके पता लगा सकते हैं कि आगे कौन सा उत्पाद बनेगा। तो इस तरीके से केवल कंप्यूटर पर ही विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं या विभिन्न रिसर्च को संपन्न किया जा सकता है, और उसी को हम नाम देते हैं कंप्यूकॉम। और भारत में बहुत बड़ी कंप्यूकॉम की लैब बार्क के अंदर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत बड़ी कंप्यूकॉम की लैब है, हजारों व्यक्ति वहां पर काम करते हैं और रिसर्च करते हैं, उसे हम कंप्यूकैम के नाम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है बैंक, जीवन बीमा, प्रशासनिक कार्य जिसमें ई प्रशासन या ई गवर्नेंस, इसी तरीके से आदि के डिजिटलाइजेशन में या ATM संचालन में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आदि में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से संचार तकनीकी में चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो अर्थात दूरदर्शन हो, मोबाइल, अंतरिक्ष केंद्र आदि में संचार का कार्य संपन्न करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे भारत के अंदर स्पेस रिसर्च सेंटर है, उस स्पेस रिसर्च सेंटर के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, और उनके ऊपर हम संचार तकनीक से संबंधित सभी सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं और उनका प्रोसेसिंग करते हैं। ये कंप्यूटर के महत्वपूर्ण उपयोगों की जानकारी चल रही है। नेक्स्ट है ऑनलाइन टीचिंग, जो अभी सबसे अनिवार्य भाग हो गया है। ऑनलाइन टीचिंग ये भी कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। तो ऑनलाइन टीचिंग या अध्ययन में घर पर रहकर किसी व्याख्याता या अध्यापक द्वारा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग करना भी कंप्यूटर की सहायता से संभव है। इसके अलावा मौसम विज्ञान, इंजीनियरिंग डिज़ाइन करने में, मकान के 3D नक्शे वगैरह बनाने के लिए, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट फ़ोटो से हम पता लगा सकते हैं कि बारिश होने की या टेम्परेचर में परिवर्तन की क्या संभावना है। सर्वे करने के लिए या नक्शों का निर्माण करने के लिए, यातायात व्यवस्था
और पर्यावरण, चित्रकला, संगीत आदि के क्षेत्रों में कंप्यूटर अनिवार्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात आज कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य आसान नहीं रहा है। अर्थात लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर कंप्यूटर के बिना काम संभव नहीं है। नेक्स्ट स्थिति और आती है और वो है अधिगम स्रोत के रूप में कंप्यूटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब शिक्षा या लर्निंग के प्रोसेस में कंप्यूटर किस तरीके से प्रयुक्त होता है। तो लर्निंग या अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर कैसे काम करता है उसकी प्रक्रिया आप देखें। अधिगम स्रोत के रूप में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण युक्ति है जो अधिगम की लगभग सभी समस्याओं को हल कर सकता है। छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा का पूरक है, सप्लीमेंट है, शिक्षक का पूरक है। अर्थात कहीं कोई शिक्षक नहीं है तो ऑनलाइन हम किसी अन्य शिक्षक से घर बैठे पढ़ सकते हैं। शोध कार्यों में सहयोग करता है। अभ्यास पुस्तिका रखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर पे ही हम डाटा संग्रहित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोटबुक बना के तैयार कर सकते हैं। कोर्स की किताबें आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट से डाउनलोड करके स्क्रीन पे रख सकते हैं सीधी। तथा अभ्यास के लिए परीक्षक का कार्य करने का काम करता है कंप्यूटर। तो परीक्षक के रूप में आपको एक निश्चित टेस्ट अंदर दिया हुआ है, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट सेंटर का या किसी स्कूल का या कॉलेज का, तो उस सेंटर उस टेस्ट को आप खोलिए, खोल करके घर बैठे ही उसके उत्तर नोट कर दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। आपको तत्काल ही कंप्यूटर बता देगा कि आपके इतने नंबर आए हैं, इतने में से इतने। और आप यहाँ तक ये भी चेक कर सकते हैं कि अपनी क्लास में अपना कौन सा नंबर आया है या किस स्थान पर हम इस टेस्ट के बाद रह रहे हैं, कितने अंक प्राप्त किए हैं। प्रोजेक्टर से पढ़ाने व इंटरेक्टिव बोर्ड की सहायता से पढ़ने के लिए प्रोजेक्टर फिल्म की तरह किसी स्क्रीन के रूप में चल करके दीवार के ऊपर उसकी इमेज बनाता है, उसको प्रोजेक्टर कहते हैं। और इंटरेक्टिव बोर्ड जो हम जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये इंटरेक्टिव बोर्ड की सहायता से पढ़ने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से कंप्यूटर ही है और कंप्यूटर ही अंदर से अपनी सभी सूचनाओं को प्रेषित करता है। मैं पेन से हाथ लिख रहा हूँ तो ये नोट भी करता है, अंडरलाइन करता है, सारी प्रक्रियाएं संपन्न करता है। तो एक्टिव बोर्ड की सहायता से पढ़ने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कक्षा कक्ष में भी किया जाता है। इसके अलावा वीडियो नेटवर्किंग, वाईफाई द्वारा विश्व के ख्यातनाम शिक्षकों के व्याख्यान तथा लगभग सभी ऑनलाइन लाइब्रेरी से जुड़कर इससे ज्ञान वर्धन किया जा सकता है। इसलिए ये कंप्यूटर एक अहम भाग बनता जा रहा है और शिक्षा के लिए, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आजकल ऑनलाइन प्रशिक्षण या कोर्सेज करना आसान हो गया है, जिसकी भी मान्यता मिल चुकी है। आप घर बैठ के हम ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, आने वाले समय में बीएड कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ये घर बैठे ही ये सारी प्रक्रियाएं की जा सकती है और उनमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उतना ही वैलिड है जितना आप सामान्य रूप से यहाँ पर प्रक्रिया में सीधे जाकर के, ऑफलाइन जाकर के उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन सारे लेक्चर्स, उनके टेस्ट, इसके अलावा एग्ज़ाम, ये सारी प्रक्रियाँ आजकल ऑनलाइन भी संभव हो गई है। और ये इसमें ख़ास बात है कि इन ऑनलाइन कोर्सेज को मान्यता भी मिल गई है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और घर पे बैठे हुए आपने 4 ऑनलाइन प्रोग्राम कर दिए हैं तो यहाँ पर कोई भी डिग्री क्लैश होने की भी संभावना नहीं है। 1 साल में आप 5 डिग्रियाँ भी ले सकते हैं, तो उनको मान्यता भी मिल चुकी है। 5 डिग्रियों का उपयोग एक साथ भी किया जा सकता है। अर्थात अगर आपको पढ़ने की हिम्मत है तो एक साथ 5 कोर्सेज घर बैठे भी कर सकते हैं। 1 साल 2 साल में आप 5 से 7 10 डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, बाकी आ चुके हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक अनुदेश अर्थात कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस CAI, कंप्यूटर प्रबंधीय अनुदेशन अर्थात कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस CMI के रूप में भी कार्य करता है। तो कंप्यूटर क्या काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? सहायक अनुदेश के रूप में। मान लीजिए मुझे एक शब्द है एक्सेल में लिखता हूँ, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं नेट के ऊपर जा करके एक्सेल टाइप करके मैं सर्च करके पता लगा सकता हूँ कि एक्सेल के क्या क्या मीनिंग होंगे और एक्सेल से रिलेटेड मैं डॉक्यूमेंट्स या PDF या किताब जो भी चीज़ें हैं मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल हैं वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ।
और इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर CAI या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर प्रबंधीय अनुदेश अर्थात कंप्यूटर एक निश्चित प्रबंधन का कार्य भी करता है। मान लो मुझे सुबह 6 बजे जगना है या 4 बजे जगना है, तो अलार्म आप डाल के छोड़ देते हैं, तो ये भी कंप्यूटर के अंदर भी ये प्रक्रिया होती है कि एक गाना सेट करके कंप्यूटर ऑफ कर दीजिए और उसको अनुदेश पहले दे दीजिए कि ये गाना सुबह 4 बजे बजना चाहिए। बस आप कंप्यूटर को केवल प्लग नहीं निकालना है, कंप्यूटर को केवल शट डाउन शट ऑफ करके छोड़ दीजिए और उसके बाद स्वतः ही कंप्यूटर में जो क्लॉक चल रही है, जैसे 4 बजेंगे कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाएगा और वो गाना जो आपने सेट किया है वो 4 बजे बजना शुरू हो जाएगा। अर्थात यह आपकी प्रक्रियाओं को मैनेज करने का काम भी करता है, डाटा को मैनेज करने का काम करता है, फाइलों को मैनेज करता है, गाने, वीडियो, फोटोग्राफ सभी को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैसे तो अगर आप मोबाइल से जो काम कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर से भी किए जा सकते हैं, तो मोबाइल के सारे उपयोग कंप्यूटर के उपयोग की तरह ही है। कई जटिल विषयों को कंप्यूटर ने सरल बना दिया है, जैसे विज्ञान, इतिहास, गणित, सांख्यिकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, रोबोटिक्स। ये जो कठोर या कठिन सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स को चित्रों के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित करके कंप्यूटर ने इन सब्जेक्ट्स को भी बिल्कुल सरल कर दिया है। आज के संदर्भ में कई उपयोगी या प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे RPSC, SSB, बैंकिंग आदि प्रवेश परीक्षाओं जैसे नीट, IIT, JEE आदि कंप्यूटर से ऑनलाइन भी संपन्न होने लगी है। अर्थात कंप्यूटर की सहायता से प्रक्रियाएं घर बैठे संपन्न की जा सकती है। अगले में अब देखें कंप्यूटर शिक्षा की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम है या कंप्यूटर टॉपिक है, इतना सारा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें याद रखने की चीज़ें बहुत कम है तथा जो प्रक्रियाएं बताई गई है उसको 2 बार 4 बार अगर आप पढ़ लेंगे, PDF में भी मिल जाएगी, उनको 4-5 बार पढ़ लेंगे तो यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी प्रक्रियाएं याद रहेगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। और किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यदि ये कंप्यूटर है तो लगभग सभी प्रक्रियाएं यहाँ पर मैंने संपन्न कर दी है या सभी सूचनाएं लगभग आपको दे दी है। केवल सॉफ्टवेयर की जानकारी को छोड़ के बाकी लगभग सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। प्रोग्रामिंग को छोड़ के मैंने सारी प्रक्रियाएं आपको पहुँचा दी है। तो नेक्स्ट में कंप्यूटर का प्रयोग नवाचार के रूप में, ये शब्द का भी ध्यान रखना, B.Ed के अंदर आपने पढ़ा होगा, नवाचार के रूप में भी शिक्षा में छात्रों की रुचि और प्रेरणा प्रदान करना है, जिसकी सहायता से तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन, निष्कर्ष तथा निरूपण आसानी से संभव है। राज्य में निम्न प्रकार की कंप्यूटर शिक्षा का संचालन किया जा रहा था। यहाँ पर नवाचार का मतलब है कोई नई चीज़, प्रेरणा देने की प्रक्रिया को हम नवाचार कहते हैं। जो सामान्य पुराना प्रक्रिया चल रही है उसकी जगह नई प्रक्रिया लागू करने को हम नवाचार कहते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा संचालन किस रूप में किया जा रहा है, पहला इसमें दिया गया है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का संचालन राज्य द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पेमेंट अगर बात करें तो 3 और 1 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स दे रखे हैं। ISCE ICT, यहाँ फुल फॉर्म आपको दे रखी है। ISCE एंड ICT की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है। वो उनका संचालन स्कूलों में किया जा रहा है, जिसमें 3 भाग खर्चा केंद्र सरकार और 1 भाग खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और उसमें इन दोनों का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ISCE ICT इन दोनों का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर कंप्यूटर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें यहाँ से ये प्रक्रिया को हम प्रदर्शित करें तो ये I से इंटीग्रेटेड, S स्कीम, फॉर C से कंप्यूटर और एंड ये कंप्यूटर, E से एजुकेशन, एंड ICT उसके साथ ही शामिल है। तो एंड ICT के अंदर आगे I का मतलब इंफॉर्मेशन, C का मतलब कम्युनिकेशन और T का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो ये एक प्रोग्राम है पूरा, 2 अलग अलग नहीं है। ISCE और ICT
दोनों एक ही प्रोग्राम है और उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी शिक्षा अधिगम और नवाचार के रूप में हम कंप्यूटर काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट स्थिति है, एक और प्रोग्राम का नाम दिया है, सिर्फ इसमें कहाँ किसके लिए और फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ग्रेस प्रोजेक्ट, GRACE प्रोजेक्ट क्या है? राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केंद्र प्रवर्तित, सिर्फ केंद्र प्रवर्तित, पहले था केंद्र और राज्य 3 और 1 के अनुपात में थे, जबकि यहाँ पर 100% फंडिंग केंद्र सरकार देती है। तो केंद्र प्रवर्तित ग्रेस योजना के अंतर्गत संबंधित विद्यालयों में किसके माध्यम से? राजकॉम्प, राजस्थान कंप्यूटर या राजकॉम्प नाम है शॉर्ट में, के माध्यम से कंप्यूटर सेट स्कूलों के अंदर दिए गए। लेकिन स्कूल कौन सी होनी चाहिए? गवर्नमेंट और बालिका स्कूल होनी चाहिए। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, वो भी कौन सी? सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उनमें ग्रेस प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर सेट तथा कंप्यूकॉम के द्वारा कंप्यूटर ट्रेनर की व्यवस्था की गई है, ताकि वहाँ पढ़ने वाले लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा मुहैया कराई जाए। इसी तरीके से इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ग्रेस गर्ल्स ऑफ राजस्थान, GR गर्ल्स ऑफ राजस्थान। फिर ACE, A एंड के लिए, C कंप्यूटर के लिए, E एजुकेशन के लिए, ACE एंड कंप्यूटर एजुकेशन किसके लिए है? गर्ल्स ऑफ राजस्थान एंड कंप्यूटर एजुकेशन। ग्रेस प्रोग्राम कहाँ चलाया जाता है? सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में। कौन सी स्कूलों में? गर्ल्स स्कूलों में चलाया जाता है। कौन पे फंडिंग करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करती है। इसके अलावा इसका काम कौन संभालता है? तो ये प्रक्रिया राजकॉम्प के द्वारा संभाली जाती है, और राजकॉम्प ही पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और राजकॉम्प स्कूलों के अंदर कंप्यूटर सेट और उन कंप्यूटर को सिखाने के लिए कंप्यूटर ट्रेनर की भी व्यवस्था करती है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया में जो खर्चा होता है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये ग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और कंप्यूटर को सीखने के लिए बहुत सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, एक और प्रोग्राम है कल्प, CALP। जैसे कायाकल्प होता है उसी हिसाब से इसको नाम रखा गया है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अलग है। ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, CALP, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, CALP कल्प कहा गया है, जो छोटी कक्षाओं के लिए। जो ग्रेस था वो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स के लिए था। अब ये 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों हेतु 2004 से 4-5 से इसके तहत 3 कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराए जाते हैं, केवल 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों दोनों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये आपने बहुत नाम सुना होगा, एजुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट के नाम से एक पूरा सैटेलाइट ही एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया है। और एजुकेशन सैटेलाइट ये लगभग 1992 के अंदर ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर के ये कंप्यूटर एजुकेशन का इनोवेशन प्रारंभ हो गया। तो एजुकेशन सैटेलाइट, इसकी शुरुआत 2006 को की गई। शुरुआत पहले, अभी एजुकेशन सैटेलाइट जो है उसकी शुरुआत पहले की गई, लेकिन उससे पहले भी ये प्रक्रिया 1992 के अंदर जब नए नए कंप्यूटर आए थे उस समय भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए ये प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई थी। एक निश्चित जगह पे बैठा व्यक्ति मेरी तरह यहाँ से ऑनलाइन क्लासेज लेता था और उसको हम ऑनलाइन सवाल भी पूछ सकते थे, जिसमें वैसे यहाँ आए तो आपको यहाँ पर 2006 की प्रक्रिया की बात करनी है, जबकि ये प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन एजुसेट जो नाम दिया गया वो 2006 से दिया गया, जिसमें कक्षकों तक व्याख्यानों का प्रसारण करने के लिए एक नया सैटेलाइट जिसका नाम एजुसेट दिया गया है को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये एजुसेट, कल्प और ग्रेस 3 इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सामान्य जानकारी के अंदर भी ध्यान में रखने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पार्ट, शिक्षकों के अभाव या कमी वाले स्थानों के, ये एजुसेट से संबंधित है। तो शिक्षकों के अभाव और कमी वाले स्थानों के छात्र छात्राओं को सैटेलाइट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा या पढ़ाई करवाई जाती है। इसकी शुरुआत, ये एक शब्द और ध्यान रखना, इसकी शुरुआत अर्थात किसकी, एजुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से की गई है, अजमेर जिले से की गई है। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट प्रोग्राम है, मदरसों तक कंप्यूटरीकरण किया गया है, मदरसों का कंप्यूटरीकरण किया गया है
साथ ही कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये भी शिक्षा में नवाचार के लिए प्रक्रिया संपन्न की गई है। अब है नेक्स्ट, उसी का पार्ट है, और ये प्रक्रिया भी बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू की गई है। जिला कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, प्रत्येक जिले में एक कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर खुला हुआ है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, टीचर वगैरह है जिसको कंप्यूटर सीखना है, एक निश्चित या फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के निश्चित समय में अपना कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकता है, और वहाँ जानकारी लेने के बाद में एक सर्टिफिकेट भी आपको मुहैया कराया जाता है। तो एक कमेटी का गठन किया गया जिसे जिला कंप्यूटर समिति कहा गया है। किसके अंडर में है? कलेक्टर के अंडर में होती है, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर तथा सचिव माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी होता है, जहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ राज्य कर्मचारियों, बच्चों को भी और राज्य कर्मचारियों को भी कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा के उन्नयन हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण नवाचार की शुरुआत की गई है, और यहाँ पर 6 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। अगली प्रक्रिया है, और ये लास्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट है, लास्ट स्लाइड है, और यहाँ पर अभी तक हमने कंप्यूटर के सारे अनुप्रयोग, उनकी प्रक्रियाएं, उनके सारे प्रोसेस पढ़ लिए। उसके बाद में अब हम लास्ट बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या कमी है, उसकी क्या लिमिटेशंस या सीमाएं हैं, और उन सीमाओं की जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, शब्द को ध्यान रखना हो, डंप मशीन शब्द किसके लिए काम में लिया गया है? कंप्यूटर के लिए लिया गया है। डंप मशीन है, अर्थात कंप्यूटर एक डंप मशीन है जो स्वतः कुछ नहीं कर सकता है, अपने आप कुछ नहीं करेगा। अब आने वाले नए जनरेशन के अंदर या नए कंप्यूटर या रोबोट्स जो बनाए गए हैं वो स्वतः भी कार्य करने की स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो यथार्थ रूप में नहीं आए हैं, या आए हैं तो भी हर एक की पहुंच में नहीं है। अर्थात यह स्वतः कुछ नहीं कर सकता है, यह आदेश का गुलाम है। अगर हम आदेश देते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में उसको सूचना देते हैं, तब तो वो काम करेगा, और अगर सॉफ्टवेयर उसके अंदर या सूचना नहीं दी गई है तो वो कुछ भी काम करने लायक नहीं है, एक डंप मशीन के रूप में काम करती है। आदेश को सॉफ्टवेयर के रूप में समझाने के बाद ही कोई आदेश मान सकता है, अर्थात कंप्यूटर आदेश को मानेगा, नहीं तो अगर सूचना नहीं दी गई है तो कंप्यूटर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर उपलब्ध है तो ये काम करेगा कंप्यूटर, और अगर नहीं है तो ये कोई काम का नहीं। अर्थात अगर मोबाइल चार्ज है, फुल चल रहा है, तब तक तो काम करेगा, और जब ये डिस्चार्ज हो गया तो ये कोई काम का नहीं। अगर कहीं पर भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर लिया गया या उपयोग में लिया जाने वाला मोबाइल कोई काम का नहीं है, क्योंकि बिना एनर्जी, ऊर्जा या विद्युत के कंप्यूटर और मोबाइल कोई काम के नहीं। तो ये इसकी 2 कमियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको छोड़ दिया जाए तो कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा नवाचार में इसका बहुत ही अहम रोल है। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग में यह कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके साथ ही कंप्यूटर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आगे आपको एक निश्चित डेट दे दी जाएगी, और उस डेट पर आप कंप्यूटर्स को पूरा पढ़ेंगे, लेक्चर्स को पूरा सुनेंगे। सुनने के बाद में मैं यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सवाल हैं वो ऑनलाइन करवाऊँगा, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें, उसकी सूचना भी आपको पहले से दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।